माई सेल्फ डॉक्टर विजय कुमार बेनीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अलवर. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट जनरल एलिमेंट ऑफ टॉट. अपकृत्य के सामान्य तत्व या अपकृत्यपूर्ण दायित्व के सामान्य तत्व. व्हेन टॉर्टिस लायबिलिटी विल अराइज, दिस इज द जनरल एलिमेंट. एक्ट और ओमिशन, कार्य या कार्य लोप. सेकेंड वन इज डैमेज डन बाय एक्ट और ओमिशन, क्षति जो कि किसी कार्य या लोप द्वारा घटित की गई. थर्ड है एक्शन फॉर अनलिक्विडेड डैमेजेस, अपरिनिर्धारित क्षतिपूर्ति की कार्रवाई का अधिकार या राइट. फर्स्ट, टॉर्ट बनने के लिए, टॉर्टिस लायबिलिटी अराइज होने के लिए एक्ट और ओमिशन होना चाहिए. ये कोई कार्य या कार्य लोप दोनों में से कोई होना चाहिए. जो कार्य या कार्य लोप किया जाएगा, दोनों में से कोई भी, उससे किसी विधिक अधिकार का हनन होना चाहिए. तो सबसे पहले एक्ट को देखते हैं. एक्ट, ए पर्सन डू एनी एक्ट विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ इज कॉल्ड एक्ट. किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा प्रतिष्ठित कोई कार्य करना एक्ट कहलाता है. सेकंड इज ओमिशन. ओमिशन, ए पर्सन इज बाउंड बाय लॉ टू डू समथिंग या टू डू एनीथिंग विच इज डिस्क्राइब बाय लॉ. कोई भी किसी व्यक्ति जो विधि द्वारा कोई कार्य करने के लिए बाउंड है और वह उस कार्य को नहीं करता, तो ये कहलाता है कार्य लोप. ये दोनों परिस्थितियों में या दोनों मामलों में टॉर्टिस लायबिलिटी अराइज होती है. पर ये दोनों विधि के परिदृश्य में या विधि के सिनेरियो में होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि कोई सोशल कॉज या सोशल एक्शन या कोई पॉलिटिकल एक्शन या कोई मॉरल एक्शन या मॉरल ओमिशन, इसके लिए किसी प्रकार का कोई टॉर्टिस लायबिलिटी अराइज नहीं होती है. तो प्रोहिबिटेड एक्ट मस्ट बी लीगल और बाउंड टू डू समथिंग, एनी legal act it also be illegal. Second one is damage done by act or omission. जो ऊपर बताया गया है कि एक्ट और ओमिशन है, उस एक्ट और ओमिशन के द्वारा किसी को क्षति होनी चाहिए. अब क्षति को हम जनरल भाषा में अगर देखते हैं तो आईपीसी के सेक्शन 44 में 4 तरह की बताई गई है. फिजिकल, मेंटल, ख्यातिक फॉर डेफेमेशन और सांपत्तिक. तो शारीरिक, मानसिक, सांपत्तिक और ख्यातिक 4 तरह की क्षतियाँ बताई गई हैं. बट यहाँ पर हम देखते हैं एक्चुअल में कि लॉ ऑफ टॉर्ट में टाइप्स ऑफ डैमेजेस क्या होगा. तो फिजिकल, दूसरा लीगल, इसे कह दीजिए एक्चुअल, और इसे कहते हैं लीगल इंजरी. तो टॉर्टिस लायबिलिटी में या टॉर्ट में देयर शुड बी लीगल इंजरी. फिजिकल और एक्चुअल इंजरी टॉर्टिस लायबिलिटी में किसी प्रकार का कोई कंपनसेट नहीं करना. इसके लिए 2 सूत्र दिए गए हैं, 2 लैटिन मैक्सिम है. देखिए 2 सूत्र हैं, जिसमें पहला जो कि डैमेज को क्लियरिफाई करते हैं या कहाँ पर टॉर्टिस लायबिलिटी अराइज होगी ये बताते हैं. फर्स्ट है इंजूरिया साइन डैमनम.
injuria sin damnum, legal injury without damage, विधिक क्षति बिना किसी हानि की। इंजूरिया मीन्स विधिक क्षति, क्षति बिना हानि। इसे कॉमन इंग्लिश लैंग्वेज में जो कहते हैं वो है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ए लीगल प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट, किसी विधिक हित का या अधिकार का जो लीगली प्रोटेक्टेड है उसका उल्लंघन बिना, विदाउट एक्चुअल लॉस, वास्तविक फिजिकल हानि। तो जहां पर विधिक क्षति बिना हानि के होती है वहां पर क्षतिपूर्ति या टॉर्टियस लायबिलिटी अराइज होती है। सम केसेस इज हेयर, इस पर हम डिस्कस करेंगे। पहला केस एसबी वर्सेस वाइट। एसबी वर्सेस वाइट के केस में 1703 का केस है। इस केस में एक व्यक्ति अपने मतदान देने के राइट से, मताधिकार से वंचित कर दिया जाता है। तो जस्टिस होल्ट ने इस मामले में डिसीजन दिया है। यहां पर वादी ने स्पष्ट रूप से अपने मताधिकार के हनन या मताधिकार से वंचित रहने के लिए वाद दर्ज किया है प्रतिवादी पर। यहां पर वादी को किसी प्रकार की वास्तविक हानि नहीं हुई, लेकिन इसके मत देने का अधिकार का हनन किया गया है जो कि प्रतिवादी द्वारा किया गया है। तो जस्टिस होल्ट ने इस मामले में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि यहाँ पर टॉर्टियस लायबिलिटी अराइज होती है, क्योंकि मताधिकार का अधिकार लीगली प्रोटेक्टेड है। चाहे वास्तव में वादी द्वारा जिसको वोट दिया जाए वो वास्तव में व्यक्ति जीत जाए, या जिसे पार्टी या व्यक्ति को वो जिताना चाहता है वो वास्तव में अगर जीत भी जाए और उससे किसी प्रकार का कोई एक्चुअल लॉस भी नहीं, तब भी उसके लीगल राइट का वायलेशन या इन्फ्रिंजमेंट होता है। इस आधार पर जस्टिस होल्ट ने 1703 में ये डिसीजन दिया कि अगर किसी वादी को कोई अधिकार है तो उसे उसको उपभोग और बनाए रखने का साधन भी उपलब्ध होना चाहिए। यदि उसके प्रयोग में किसी प्रकार की भी बाधा उत्पन्न की जाती है तो उसे उपचार भी उपलब्ध होना चाहिए। तो जो लीगली प्रोटेक्ट राइट है उसका या इंटरेस्ट है, उसको अगर कहीं पर भी इन्फ्रिंजमेंट होता है या प्रोहिबिशन होता है या वॉयलेशन होता है तो उसके लिए क्षतिपूर्ति दिलाई जाएगी, चाहे वास्तविकता में उसे किसी प्रकार का कोई एक्चुअल लॉस हुआ हो या नहीं हुआ हो। सेकंड केस है, इस केस में इसके जस्ट अपोजिट है, लेकिन यहाँ पर मतदान का अधिकारी है, मत व्यक्ति नहीं दे पाया, लेकिन यहाँ पर जो अधिकारी है मताधिकारी, उसने विदाउट एनी मैलिस, विदाउट एनी रीजन, इनोसेंटली वादी को मताधिकार का प्रयोग करने नहीं दिया, क्योंकि उसकी नज़र में वादी मताधिकार का प्रयोग करने के लिए हकदार नहीं था। तो यहाँ पर इनोसेंटली काम किया गया,
इसलिए यहाँ पर टॉर्टिस लाइबिलिटी को अराइज नहीं किया गया। बट उसके पश्चात जितने भी केस डिसाइड हुए हैं उसमें ये बताया गया है कि किसी प्रकार से भी अगर मताधिकार का हनन होता है तो चाहे वो इनोसेंट हो, चाहे मैलिस वहाँ पर हो या ना हो, चाहे किसी प्रकार की कोई दुर्भावना या नेगेटिव या मेंटल थॉट हो या ना हो, हमेशा अगर राइट का वायलेशन किया गया है विदाउट एनी लीगल रीजन, अगर विधिपूर्ण कार्य के बिना, विधिपूर्ण रीजन के बिना, कारण के बिना अगर मताधिकार का हनन होता है तो वहाँ पर टॉर्टिस लाइबिलिटी अराइज होती है और क्षतिपूर्ति दिलाई जाती है। थर्ड वन इज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बोर्ड ऑफ आगरा वर्सेस अशरफी लाल। ये इंडियन केस है। इंडियन केस में यहाँ पर नामांकन नामावली में या निर्वाचन नामावली में अशरफी लाल का नाम नहीं था, जिसके कारण म्यूनसिपल बोर्ड ऑफ आगरा के खिलाफ उसने केस दर्ज किया है, क्योंकि इसे यह व्यक्ति वोट डालने के अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाया। तो यहाँ पर भी स्पष्ट रूप से इलाहाबाद कोर्ट के द्वारा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा अशरफी लाल को क्षतिपूर्ति के लिए नुकसानी का हकदार माना है, क्षतिपूर्ति के लिए हकदार माना गया है। ये है मर्जेटी वर्सेज विलियम का केस 1830 का। इस केस में एक व्यक्ति द्वारा बैंकर को एक चेक दिया गया, उसके पास सफिशिएंट बैलेंस होने के पश्चात भी चेक को रिफ्यूज कर दिया गया। वास्तव में यहाँ पर जो वादी है उसे एक्चुअल किसी प्रकार का लॉस नहीं हुआ। इनसफिशिएंट जो बैलेंस होने के कारण चेक डिसऑनर, चेक मतलब डिसऑनर नहीं, चेक रिफ्यूज किया जाता है। बैंक के पास अगर नहीं हो सफिशिएंट बैलेंस तो वहाँ पर रिफ्यूज कर दिया जाता है या नेक्स्ट फाइल। तो यहाँ एक्चुअल में कोई लॉस वास्तव में होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर वास्तविकता में मैनेजर के पास या बैंकर के पास सफिशिएंट बैलेंस था, फिर भी चेक को रिफ्यूज किया गया। तो यहाँ पर वादी की राइट का वायलेशन हुआ है कि सफिशिएंट बैलेंस होने के पश्चात भी उसके चेक का रिफ्यूजल किया गया। इस रिफ्यूजल को कोर्ट में उठाया गया और डैमेजेस क्लेम किया गया। उस डैमेज के लिए क्षतिपूर्ति दिलाई गई है। काली किशन वर्सेस जदुलाल मलिक इंडियन केस है। इस केस में वादी और प्रतिवादी एक सोते या झरने के दोनों तरफ के किनारों के मालिक हैं। इसमें प्रतिवादी द्वारा अपना मकान गिराया गया, जिसमें 5 फीट की दीवार गिराई गई जो कि झरने या सोते में गिरी। वादी ने इसके लिए केस किया है। कोर्ट में डिसाइड हुआ कि झरना सार्वजनिक है या पब्लिक इंटरेस्ट में है और वादी को किसी प्रकार की कोई क्षति कारित नहीं हुई, इसलिए किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं दिलाई जाए। भीम सिंह वर्सेस जम्मू कश्मीर राज्य, ये केस एक एमएलए का केस है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया है और ये अपने असेंबली में भाग लेने के लिए और वहाँ किसी एक्ट पर, एजेंडे पर मत देने के जो राइट था उससे वंचित रह गया। तो इसने क्लेम किया और क्लेम के तहत इसको 50,000 रुपये दिलाए गए, क्योंकि जो निरोध था, ये जिनको गिरफ्तारी की गई थी, उससे यह असेंबली में भाग लेने और मतदान करने से वंचित हो गए थे, जो कि इनका लीगल राइट था। तो इस प्रकार के प्रतिरोध को टॉर्टिस लायबिलिटी के अंतर्गत या टॉर्टिस लायबिलिटी के अंतर्गत दायित्वाधीन माना गया और क्षतिपूर्ति दिलाई गई।